तारीफ करेगी। ओके अभी तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं आई थिंक, है ना? Okay, so good evening all of you, and please settle down quickly. और होंगे ना बच्चे बाहर? इतनी कम स्ट्रेंथ है? हाँ सीरियसली, कहाँ गए बच्चे सारे? हॉलीडे पे इतनी जल्दी क्यों गए? थी तो बाद में हॉलीडे, अभी तो कुछ भी नहीं है, न्यू ईयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता है क्या होता है, अपना नुकसान कराते हैं और कोई बात नहीं है, अपना नुकसान कराते हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नोट्स लेकर कभी समझ नहीं आते, जो समझ में आते हैं क्लास अटेंड करने से ही, एग्जाम्पल सुनने से ही। व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, यहीं पे राहुल सर की ही जब मैं स्टूडेंट थी, सो आई हैड मिस्ड दिस सब्जेक्ट। मतलब आई डिड नॉट अटेंड क्लासेस ऑफ SRA एट दैट टाइम। हाँ पूरा का पूरा रह गया। तब 9 क्लासेस में ख़त्म हो जाता था, 9 क्लासेस में तब SRA ख़त्म हो जाता था। तो आई डोंट रिमेंबर व्हाट वाज द रीज़न, बट आई कुड नॉट अटेंड क्लासेस ऑफ SRA। उसके बाद वो कभी समझ नहीं आया था। नोट्स थे मेरे पास। आई हैव अ फ्रेंड एंड आई मीन शी इज ऑल्सो क्वाइट गुड and she is herself now a faculty member in she was earlier in law faculty, now she is in some other college, तो she is quite good। उसके बहुत अच्छे नोट्स थे, सब कुछ था, लेकिन जितने मर्जी आप नोट्स पढ़ लो, जब तक आप क्लास नहीं सुनोगे वो क्लैरिटी आ ही नहीं सकती। और इसीलिए जब सर ने पूछा था कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो मैंने SRA ही बोला था, क्योंकि मुझे पता था ये सब्जेक्ट अब तभी आएगा जब पढ़ाना है। क्योंकि जब आप पढ़ाते हो ना, अपने लिए जो आप मेहनत करते हो और जो आप पढ़ाने के लिए करते हो, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। उसमें आप बहुत मेहनत करते हो, बिकॉज यू नीड टू हैव 100% क्लैरिटी, मोर देन 100% क्लैरिटी फॉर टीचिंग। वो हम एज अ स्टूडेंट अपने खुद के लिए इतनी मेहनत नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता। मुझे भी अगर अपने लिए कुछ करना होगा, मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगी। पढ़ाने के लिए करना होगा तो मेहनत ऑटोमेटिकली होती है। भाई, यू हैव टू कम इन द क्लास, यू हैव टू फेस सो मेनी स्टूडेंट्स, यू हैव टू फेस सो मेनी डाउट्स। तो क्लास अटेंड करनी चाहिए। एक बार ऑनलाइन में ऑडियो देखना, नवाज या सचिन जो भी हो, ऑडियो देखना, ऑडियो के बारे में कंप्लेंट आ रही है। मैम, वुड यू लाइक टू explain again John Doe order? I would not like to. But if you want, I can. तो देखो, जॉन डो ऑर्डर वो होता है जहाँ पे डिफेंडेंट का नाम, डिफेंडेंट नहीं पता होता कि कौन डिफेंडेंट है। अब कोई तो पार्टी बनाओगे ना, तो उसमें आप A वर्सेस अशोक कुमार या जॉन डो करके हो जाता है वो।
देन ऑर्डर 39 का नोटिस का रिप्लाई अलग से आएगा या इट विल बी a point in WS? No, no, it is a separate thing. Written statement is what? Written statement will correspond to the plaint. Plaint का जवाब है written statement. Application का जवाब होगा application का reply. ठीक है, तो application का reply अलग से आएगा. ठीक है, ऑडियो के बारे में अब आ गया कि ठीक हो गई है. रेसिशन और कैंसलेशन का डिफरेंस मैम एक बार और बता दो. रेसिशन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में होता है और कैंसलेशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट के केस में होता है. इफेक्ट काइंड ऑफ सेम ही है. रेसिशन इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स. सो सेक्शन 42 इज ऑल्सो क्लियर. इसके ऊपर आई विल गिव यू अ स्मॉल डिक्टेशन और उसके बाद डायनामिक इंजंक्शन पे मुझे आपको डिक्टेशन देना है एंड देन वी हैव टू डू फर्दर क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 41. Okay, now write down please. Heading लिखो section 41 clause E read with section 42. Section 41 clause E read with section 42. लिखो as per section 41 clause E, as per section 41 clause E, comma, any agreement of which specific performance, any agreement of which specific performance is not legally permissible, comma, an order of injunction also cannot be passed. An order of injunction also cannot be passed in that case. In that case, full stop. However, if the agreement is such that it contains affirmative agreement as well as negative agreement comma, and the affirmative part cannot be enforced,
comma, yet the negative part can be enforced. Yet the negative part can be enforced. Full stop. This is as per Section 42 of Specific Relief Act. जो पहले वाला सेंटेंस है ना, वो डिक्टेशन में सेंटेंस की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई है, देख लेना सेंस बन रही हो। कई बार डिक्टेशन देते हुए अगर लॉन्गर सेंटेंस हो जाए तो कई बार सेंस थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, सो यू जस्ट चेक इट। चलो और तो कुछ नहीं लिखवाना इसमें। वो कंडक्ट ऑफ प्लेंटिफ बेयर एक्ट में लिखा ही है, सो दैट तो यू वेरी वेल नो। ठीक है, ये डिक्टेशन भी हो गई। अब डायनामिक इंजंक्शन लिख लो। जिन्होंने कॉपीराइट किया हुआ है तो वो तो सेम डिक्टेशन होगी, वो नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन हाँ रजिस्टर तो डिफरेंट है ही ना। अच्छा, इसमें मेरा कुछ इंटरमीडियरीज के बारे में भी लिखा हुआ है, ये आप आईटी एक्ट में पढ़ोगे। आईटी एक्ट की क्लास चल रही है ना अभी। एंड आई हैड वॉच द वीओडी, आई मीन मैम वाज टीचिंग क्वाइट वेल, तो मेरी हुई भी थी उनसे सुबह बात, तो फिर शी वाज टेलिंग मी कि कुछ चीज़ें देखो। आईटी एक्ट जो है वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, राइट? तो हर सब्जेक्ट की अप्रोच डिफरेंट होती है, हर सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। डोंट थिंक कि आपको टेक्निकल वाले सब्जेक्ट के अंदर इतना ज़्यादा यू विल स्टार्ट। देखो, जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो रिलेटेबल होते हैं, राइट? तो वहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट का लेवल होता है वो अलग ही लेवल होता है, राइट? अब अगर एक मर्डर का केस आ जाएगा, आप उसको स्टोरी की तरह पूरा सुनोगे, राइट? फैमिली मैटर आ गया सपोज, वहाँ पे भी आप स्टोरी की तरह पूरा सुन लोगे उस केस को। बट ज़रूरी नहीं है हर चीज़ें, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनको इंटरेस्टिंग बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, एंड इट इज़ अ चैलेंज टू टीच दोज ऑल्सो। एंड यू नो समटाइम्स द स्टूडेंट्स वुड से कि नहीं मेरा तो इस एरिया में इंटरेस्ट नहीं है। कैन यू अफोर्ड दिस, कि मेरा तो इस एरिया में इंटरेस्ट नहीं है? कर सकते हो अफोर्ड ये चीज़? एग्ज़ाम में लिखा ना, जब क्वेश्चन आएगा किसी टेक्निकल सब्जेक्ट में से, लिख देना आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ये तो यही बात हुई, कैन यू अफोर्ड दिस? जब कोर्ट में केसेस आएंगे आपके सामने तो वहाँ तो सब कुछ आना चाहिए। और लेट मी टेल यू अनदर थिंग, आई मीन ये मैं आपको एक्चुअली मैं बता रही हूँ जुडिशियल ऑफिसर्स का ही। जब सिविल कोर्ट मिलती है ना तो बड़ी परेशानी होती है। मैं खुद मतलब जैसे अगर मेरी कभी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी सीनियर जजेस ऑल्सो, सीनियर जजेस मतलब डिस्ट्रिक्ट जज लेवल जजेस, जब बात होती है तो क्रिमिनल वाले में तो बिकॉज सिविल इज़ वेरी टेक्निकल, ये एसआरए वगैरह जब हैं, ये जो सब्जेक्ट्स है, जब एक्चुअली में कोर्ट फाइल होती है और जब इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स आते हैं, उनकी इतनी इंटरप्रिटेशन, और स्पेशली प्रॉपर्टी मैटर्स। डू यू थिंक प्रॉपर्टी मैटर्स आर इजी टू हैंडल? कोर्ट्स में जाकर देखो, प्रॉपर्टी मैटर्स अच्छों को नहीं आते होते। एक बार आई met an advocate long time back, and you know when I started teaching SRA, so I got a lot of help from my husband also, because his forte is property matters only. So मुझे तो बहुत हेल्प मिली थी, बिकॉज ये समझ में नहीं आती चीज़ें प्रॉपर्टी मैटर्स इतनी आसानी से। एंड माई हस्बैंड जो उनके सीनियर हैं और जो सुपर सीनियर हैं, ही इज़ अ सीनियर एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट में, तो स्पेशलाइजेशन ही प्रॉपर्टी मैटर्स है। तो इन लोगों की जितनी भी चेन है वो सारी प्रॉपर्टी मैटर्स में एक्सपर्ट है। तो एक बार एक मैट्रिमोनियल केस में आई मेट एन एडवोकेट, तो वो गुड़गांव का केस था, 4 दिन की शादी थी, 12 करोड़ एलिमनी, 2016 का मैं बता रही हूँ।
4 दिन की शादी। तो दैट वाज द केस एक्चुअली। सो आई हैड मेट एन एडवोकेट देयर। तो उसमें क्या हुआ था, दैट एडवोकेट, आई मीन ही वाज लाइक, ही रिप्रेजेंट्स बॉलीवुड स्टार्स। तो उस उनकी फेसबुक पे भी मैं अगर फोटोज़ देखती हूँ ना, कभी तो कैटरीना कैफ के साथ फ़ोटो होती है, कभी किसी के साथ होती है, कभी किसी के साथ होती है। सो देन आई रिमेंबर हिज वर्ड्स वेरी क्लियरली कि मैडम प्रॉपर्टी मैटर्स नहीं आते होते किसी को, कि प्रॉपर्टी वाला ऐसा एरिया है जो इतना टेक्निकल, बहुत टेक्निकल हो जाता है जब आप प्रॉपर्टी मैटर्स में जाओगे तो। और सिविल प्रैक्टिस बड़ी मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं होती सिविल प्रैक्टिस, बिकॉज सिविल प्रैक्टिस बेस्ड ही होती है पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्स पे, पूरे डॉक्यूमेंट्स पे चलती है सिविल प्रैक्टिस। डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं जो होते हैं उसमें, तो कौन सी सेल डीड हुई, उसके पीछे क्या चेन थी, कहाँ चेन ब्रेक हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ देखना पड़ता है, तो बड़े मुश्किल होते हैं। तो कई बार तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इनफैक्ट जजेस तक को प्रॉब्लम होती है कई बार जब एकदम क्रिमिनल से सिविल कोर्ट मिलती है तो बट यू कैनॉट अफोर्ड कि नहीं इस एरिया में तो हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है, इस एरिया में तो हमारा कम इंटरेस्ट है। नहीं, बीइंग लॉ स्टूडेंट्स एंड एट दिस स्टेज बीइंग एस्पिरेंट्स, सो यू हैव नो चॉइस, सब कुछ ही करना है और इंटरेस्ट के साथ ही करना है। और जो एरिया ड्राई लग रहा है उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आओ, बिकॉज वो एरिया नहीं तो आपका रह जाएगा प्रिपेयर करने से। तो आईटी एक्ट इज़ अ टेक्निकल एक्ट, ऑब्वियसली इट इज़ टेक्निकल, इट इज़ वेरी टेक्निकल। मुझे जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पढ़ाना पड़ता है तो उसके अंदर आईटी एक्ट का भी सेक्शन 2(1)T में जो डेफिनेशन होती है वो यूज़ करनी पड़ती है। इट इज़ टेक्निकल, बट वी डोंट हैव अ चॉइस, वी हैव टू डू दैट, right? Ma'am, IT Act is only in Madhya Pradesh. Yes, as of now it is only in Madhya Pradesh, but others should also do this. Let me tell you the reason. Last year से ट्रेंड आया है सब्जेक्ट्स बढ़ाने का और हर स्टेट ने सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए हैं। तो जिस दिन आप किसी स्टेट को एस्पायर कर रहे हो और उसकी नोटिफिकेशन आ गई और उसमें IT एक्ट बढ़ा हुआ आ गया, क्या करोगे? और एक बड़ी सिंपल सी बात है और बड़ी लॉजिकल बात है, कोई आपसे एक्स्ट्रा फीस तो चार्ज हो नहीं रही आईटी एक्ट कर लेने की। क्या करना है, सुनना ही है ना, पढ़ना ही है ना, पढ़ लो, एक एडिशनल सब्जेक्ट सीख लोगे, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही आएगा, आता ही आता है काम, पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती। तो अच्छा ही है एक सब्जेक्ट और प्रिपेयर कर लोगे तो कल को किसी नोटिफिकेशन में ऐड हो गया फिर क्या करोगे? तो अभी जब हो रहा है तो करो ना फिर उसको, ठीक है। इसमें राइट आफ्टर एक्चुअली दिस पेज आई हैव रिटन समथिंग अबाउट इंटरमीडियरीज, तो इसलिए मुझे याद आया। लिखो, डायनेमिक इंजंक्शन वाली डिक्टेशन लिखो। द वेबसाइट्स विच हैव प्रीडोमिनेंटली the websites which have predominantly infringing material are called rogue websites. आगे लिखो। मैं एक्चुअली आई एम जस्ट ट्राइंग कि थोड़ा मिनिमम डिक्टेशन दो। कॉपीराइट के टाइम पे डिटेल डिक्टेशन की ज़रूरत होती है, इस टाइम तो कम डिक्टेशन भी चलेगा। देखो, sometimes the blocking of entire websites sometimes the blocking of entire rogue websites कर दो। sometimes the blocking of entire rogue websites is not considered enough
as redirect websites or mirror websites are created by the website owners. Full stop. नेक्स्ट पैराग्राफ. इन अब मैं केस का नाम लिखूंगी यहां पर. इन यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन वर्सेस in UTV software communication versus 1337x.to, the Delhi High Court considered the judgment of the Singapore High Court. The Delhi High Court considered the judgment of the Singapore High Court in Disney Enterprises versus MI Limited. Disney Enterprises versus MI Limited. And implemented the concept of dynamic injunction. ऑनलाइन में भी कम है आज बच्चे. चलो ऑनलाइन वाले तो फिर वीओडी अटेंड कर लेंगे. SRA कोई मजाक नहीं है सब्जेक्ट. हर स्टेट में आता है, हर स्टेट में. और अगर क्वेश्चन इसका घुमाने पे आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बन सकता है. वो इतना टफ पूछते नहीं हैं. और मैंने आपको बताया आपकी सिविल की प्रैक्टिस कम से कम 50% तो SRA में से ही है, रियल प्रैक्टिस जो है. ये लिख लिया ना, अब आगे लिखो. दिस इज एन इंजंक्शन ऑर्डर विच इज नॉट स्टैटिक. This is an injunction order which is not static, comma, but dynamic. Full stop. Though the first injunction order may be applicable, only to one website, comma,
if mirror websites are created, comma, it will dynamically apply to mirror websites. It will dynamically apply to mirror websites as well. Change the paragraph. The copyright owner is merely required to bring the factum of creation of mirror website to the notice of registrar by way of affidavit or application and the injunction would automatically apply to these websites. ठीक है, ये समझ आ गया होगा, कल ये बता दिया था आपको सब कुछ। और मिरर वेबसाइट्स होती कैसे हैं, जैसे एक वेबसाइट है ये abc.com, दिस इज द रोग वेबसाइट। रोग वेबसाइट का क्या मतलब होता है, जिसपे सारा इन्फ्रिंज्ड कंटेंट है, दैट इज द रोग वेबसाइट, राइट। इस वेबसाइट पे प्रीडोमिनेंटली मतलब मेजर कंटेंट जो है वो सारा इन्फ्रिंज्ड कंटेंट है। अब ये क्या करते हैं कि इनके ऊपर तो चलो इंजंक्शन ऑर्डर आ गया है, अब ये क्या करते हैं, ये क्रिएट कर लेते हैं मिरर वेबसाइट, जैसे कि हो गई abc1.com। तो जैसे ही आप abc.com पे क्लिक करोगे आप ऑटोमेटिकली abc1.com पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और इसके ऊपर तो कोई इंजंक्शन है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप ऐसी एक क्रिएट करो, abc100.com करो, जितनी करनी है करो आप क्रिएट, उन सब के ऊपर डायनामिक इंजंक्शन का ऑर्डर ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। ऑलराइट, नाउ राइट डाउन अनदर हेडिंग, स्मॉल हेडिंग, आई मीन आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल पैराग्राफ ऑन दिस। वैसे तो दिल्ली का पीटी हो चुका है, ये दिल्ली के पीटी में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, पीटी में ना केस पूछ लेते हैं। अच्छा, डायनेमिक इंजंक्शन तो लेट मी टेल यू, डायनेमिक इंजंक्शन तो अभी दिल्ली का जो मेंस होना है उसमें भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दिल्ली मेंस होना है ना। और इनफैक्ट मुझसे किसी ने पूछा भी है, मैम प्लीज गिव सम इनसाइट्स ऑन मेंस प्रिपरेशन फॉर डीजेएस स्पेशली फॉर दोज हु हैव नाइदर डन एनी आंसर राइटिंग नॉर मेड एनी शॉर्ट नोट्स। तो ऐसे अगर अभी आपने कुछ भी नहीं किया हुआ पहले से एंड यू थिंक यू आर क्वालिफाइंग पीटी, तो फिर तो जस्ट आई मीन जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हो उतना करो। और क्योंकि इस समय बहुत एक्सपेरिमेंट करने वाला तो टाइम है नहीं, है ना। एक बस मैं आपको टिप ये देना चाहूँगी कि लॉ लिखने के मार्क्स होते हैं। लॉ का मतलब क्या होता है, जो रेलेवेंट सेक्शन है उसको कोट करना, और यहाँ स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। मैंने देखे हैं आंसर्स, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही किसी का आंसर देखा, उसने सेक्शन 313 पे आंसर लिखा हुआ था, 313 CRPC पे, उसने इतनी सारी जजमेंट्स लिखी हुई थी। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा डू यू एक्चुअली रिमेंबर ऑल दीज जजमेंट्स? उसने कहा हाँ मैम मुझे याद है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज मुझे तो याद होती नहीं जजमेंट्स।
तो ही वॉज लाइक कि मैम और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की लिखनी है, दिल्ली हाई कोर्ट की भी लिखनी है। मैं ये तो बहुत ही अच्छा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम हाई कोर्ट का अगर मतलब पेपर कंडक्ट हो रहा है तो यू कैन कोट द वेबसाइट द जजमेंट्स ऑफ द सेम हाई कोर्ट, देर इज़ एब्सोल्युटली नो हार्म, बिल्कुल करो कोट। तो मैं आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि इतनी आती हैं इसको जजमेंट्स, वेरी वेरी गुड। तो फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, फिर उसके बाद लेकिन उसके आंसर में जो एक गलती थी, वो गलती ये थी कि उसने सेक्शन 313 तो एक्सप्लेन ही नहीं किया हुआ था। 313 तो एक्सप्लेन करो, वो तो नो मैटर व्हाट आपको करना ही पड़ेगा। तो जो मेन सेक्शन है जिसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, इसके अलग से मार्क्स होते हैं, इसके मार्क्स होते हैं लॉ लिखने के। एंड सेक्शन यू डोंट हैव टू वर्बैटिम कॉपी द सेक्शन, आपको कॉपी नहीं करना है, वो तो बेयर राइट मिलता है, बड़ा आसान है, सबसे आसान है, कॉपी कर दो, एज इट इज़ लिख दो सेक्शन को, वो नहीं करना है, बट सेक्शन को अपने तरीके से लिखना है आपको, ठीक है ना। हाँ, दिल्ली में बेयर राइट मिलता है, दिल्ली मेंस में बेयर राइट मिलता है, लेकिन एक सजेशन और, ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों को ना इस पर डिपेंडेंसी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि कल को आप लोग मतलब मोस्ट ऑफ यू आर I mean new students, right? So you will be qualifying the exam next year, the next exam. All right. By chance notification आ गई, उन्होंने रूल हटा दिया तो ये वाला बता के, तो आपसे परमिशन लेके तो हटाएंगे नहीं कि बच्चों रेडी हो तो बताओ हम हटा दें, और नहीं रेडी तो कोई बात नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, वो तो हो जाएगा जो होना है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। तो पहले ही अपने आप को देखो, अपने आप को कंफर्ट में डालने वाली हैबिट्स कभी मत डालो, अपने अंदर हैबिट्स डालो जो आपको रिगरस बनाए, रिगरस प्रिपरेशन वाली हैबिट्स डालो। तो डिपेंडेंसी वाली हैबिट मत डालो, क्योंकि डिपेंडेंसी की अगर हैबिट डाल ली कि हाँ मेंस में बेयर राइट तो मिलता है और कोई बात नहीं, मेरे को बेयर राइट से कीवर्ड्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ब्लंडर हो सकता है। नहीं मिला फिर क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, ये चैलेंज करोगे बात कहीं जाकर, ये कोई सुनेगा भी नहीं आपको। तो ऐसी हैबिट्स ही मत डालो। अगेन इट कम्स डाउन टू हैबिट्स, फॉर्म गुड हैबिट्स, ठीक है ना। तो किसी ने यहाँ भी पूछा है, तो ऐसी हैबिट मत डालना। लेकिन रुतबा खान, जो अभी यहाँ पे पेपर होगा आपका, जो राहुल साइयस का टेस्ट होगा, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव टेस्ट एटलीस्ट आफ्टर 2 वीक्स, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। डायनामिक प्लस इंजंक्शन लिखो। इट इज़ टू प्रोटेक्ट कॉपीराइटेड वर्क It is to protect copyrighted work in case of an imminent possibility of works being uploaded on rogue websites, This order has been passed for the first time by Delhi High Court. This order has been passed for the first time by the Delhi High Court in Universal City Studios versus .movies.baby and others, 2023 Delhi High Court. पीटी में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस ना। Full stop. In this case, various rogue websites
In this case, various rogue websites were restrained from streaming the existing as well as future content of 6 American studios. तो इस टाइप की इंजंक्शन में एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो अभी इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है वो तो हो रहा है, जो नहीं हुआ, जो फ्यूचर इन्फ्रिंजमेंट है वो भी कवर्ड है, चलो ये भी हो गया अब हमारा। सर को भी बता ही दिया अभी कि फ्राइडे ख़त्म हो जाएगा। आनंद सर को तो मैंने क्लास से पहले ही बता दिया था, फिर आनंद सर ने अभी बताया जब बाहर सर मिले थे तो कि फ्राइडे ही ख़त्म हो जाएगा कल। और क्या बचा कितना है, अब बचा ही नहीं है ज़्यादा, आज नहीं होगा। हाँ, आंसर समझाना पड़ेगा मुझे, इसीलिए वो आंसर मैंने छोड़ा हुआ है, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना होगा। सेक्शन 41 टाइम क्या है, 6:42 टाइम है। देखो क्लॉज ए और बी में लगेगा टाइम थोड़ा सा, ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, इनको बाद में कर लेते हैं, पहले बाकी क्लॉजेस कर लेते हैं। बाकी क्लॉजेस में कुछ समझाने का नहीं है, एग्जाम्पल बेस्ड है, नो डिक्टेशन। एच नहीं, ई हम पहले ही कर चुके हैं, ई तो कल हो गया था ना। अच्छा चलो, क्लॉज सबसे पहले तो यहाँ से पढ़ो से। अच्छा, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, यहाँ लिखा है सेक्शन 41 में इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड, ठीक है, ये कौन से चैप्टर में आता है, परपेचुअल इंजंक्शन के चैप्टर में आता है, राइट। बट दीज प्रिंसिपल्स will also apply in case of temporary injunction. ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये टेम्पररी इंजंक्शन के केस में भी अप्लाई होंगे। मैम इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट कराओगे आप, इसके बाद होगा जजमेंट राइटिंग की क्लास 8 जनवरी से 13 जनवरी तक, ठीक है। ऑफिशियल कंफर्मेशन की वेट करना, लेकिन प्लान्ड तो यही है। जजमेंट राइटिंग बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, और उसमें अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगी, प्योरली थ्योरेटिकल अप्रोच चलेगी, प्योरली डिक्टेशन बेस्ड। क्योंकि उसमें क्या होता है जजमेंट राइटिंग में, जो सब आप इधर उधर के लॉस में पढ़ रहे हो उसकी स्ट्रक्चरिंग ही तो डिफरेंट होती है, उसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना। उसमें कोई आप नई चीज़ तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री तो लेकर आओगे नहीं, लॉ ही तो है सारा, उस सारे लॉ को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना होगा आपको इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट, राइट। तो उसको हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है बेसिकली, एंड दैट इज डन बाय डिक्टेशन ओनली,
डिक्टेशन के थ्रू ही आती है वो चीज़ समझ। Okay, now let's read. An injunction cannot be granted. An injunction cannot be granted. सीधा clause C पे आओ. To restrain any person from applying to any legislative body. अब legislative body के क्या examples हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल MCD हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है ना। अब आपके घर में अगर कोई एक इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, मतलब आपके नेबर्स को इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज एन इलीगल कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, आपने कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, ये तो फाइल कर ही दिया, इसमें हो सकता है ऑर्डर, मतलब इसमें ऑर्डर 39 की भी आपने एप्लीकेशन फाइल करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ आप MCD में भी तो कंप्लेंट कर सकते हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में भी। साथ ही साथ आप पुलिस में भी तो कंप्लेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप फायर डिपार्टमेंट में भी तो कंप्लेंट कर सकते हो। सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस चीज के लिए कोई इंजंक्शन नहीं मिलेगा कि ये जो पर्सन है इसको रिस्ट्रेन किया जाए कि मेरे अगेंस्ट ये पुलिस में ना जाए, इस पर्सन को रिस्ट्रेन किया जाए कि मेरे अगेंस्ट ये MCD में कंप्लेंट ना फाइल किया करे। ऐसा कोई रिस्ट्रेन ऑर्डर पास नहीं होगा, ऐसी कोई इंजंक्शन नहीं मिलेगी। दैट इज योर राइट, दैट इज योर राइट, यू कैन वेरी वेल एक्सरसाइज दैट। ठीक है, so no injunction order will be passed in this case. No injunction order can be passed against you, restraining you from approaching police, from approaching any other body, municipal corporation, fire department, horticulture department, जो मर्जी हो, तो आपके ऊपर कोई ऐसा इंजंक्शन ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। On the same lines, we have clause D. An injunction cannot be granted to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a criminal matter. ठीक है ना। अब मैंने जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया था डेफमेशन का। डेफमेशन इज व्हाट? इट इज अ सिविल रॉन्ग ऑल्सो, इट इज एन ऑफेंस ऑल्सो, ठीक है ना। अब आपने जाकर सूट फॉर डेफमेशन फाइल कर दिया, नहीं, सूट फॉर डेफमेशन थोड़ा ना होता है, सूट फॉर डैमेजेस होता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ डेफमेशन। डेफमेशन हुई है, सूट फॉर डेफमेशन थोड़ा ना होगा, सूट फॉर तो डैमेजेस ही होता है, क्लेम तो डैमेजेस करोगे। अब इस केस में द अदर पार्टी कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन कि भाई यू शुड बी रिस्ट्रेन्ड, कि आप क्रिमिनल कोर्ट में कंप्लेंट ना फाइल करो। ये क्या बात हुई है ना। आपको मैंने बता रखा है कि कुछ रॉन्ग्स होते हैं जिनके सिविल और क्रिमिनल काउंटर पार्ट्स होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है डेफमेशन। तो अब यू कैन नॉट बी रिस्ट्रेन्ड कि नहीं नहीं इनको रिस्ट्रेन किया जाए, अब मेरे अगेंस्ट कर तो दिया है सिविल सूट फाइल, अब ये मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल कोर्ट में क्यों जाएंगे? वाई इज ही फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट मी? ही शुड बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट मी। तो अगर आप ऐसा ट्राई भी करोगे ना तो भी कोई इंजंक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। कोर्ट विल नॉट ग्रांट इंजंक्शन इन दिस केस। दैट इज योर राइट। आप दोनों एक्शन साथ साथ चलाओ, किसने रोका है आपको?
समझ आ गया? बहुत इजी क्लॉजेस हैं। मैं तो यही सोची तो ब्रेक तक हो जाएंगे सारे क्लॉजेस। नहीं, एंटी सूट इंजंक्शन में टाइम लगता है थोड़ा सा। ई तो हमने पहले ही कर लिया। To prevent on the ground of nuisance an act of which it is not reasonably clear that it will be a nuisance. देखो, इंजंक्शन का अगर सूट फाइल करोगे ना तो कॉज ऑफ एक्शन मस्ट हैव एक्रूड। मतलब कुछ हुआ होगा आपके साथ तभी तो कोर्ट जाओगे, एप्रीहेंशन के बेसिस पे थोड़ा ना जाओगे। अब जैसे कि जैसे सपोज यू लिव हेयर, ठीक है, और आपके सामने यहाँ पर इस बिल्डिंग में कुछ काम शुरू हुआ है, अभी काम शुरू हुआ है बस, ठीक है ना, या किसी ने ये बिल्डिंग रेंट पे ली है। नाउ यू हैव एन एप्रीहेंशन कि भाई यहाँ तो एक रेस्टोरेंट खुलेगा, यहाँ तो एक रेस्टोरेंट खुलेगा। अब आपको डर है कि भाई रेस्टोरेंट खुलेगा तो यहाँ तो फिर बहुत सारी कार्स पार्क हुआ करेंगी, कार्स पार्क होंगी तो मेरी गाड़ी कहाँ पार्क होगी। फिर जब कार्स पार्क होगी लोग हो सकता है कार में खाएं भी, ठीक है ना। और फिर अब जब वो कार में खाएंगे पिएंगे तो यहाँ पे फिर गंदा भी होगा। तो अब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा डर आ गया है। एप्रीहेंशंस ये सब क्या है, लेकिन एप्रीहेंशंस ही तो है, सच में थोड़ा ना कुछ हुआ है। सच में तो कोई आया है बस अभी इस बिल्डिंग के अंदर, किसी ने रेंट पे ली है ये बिल्डिंग। आपने अभी से सब कुछ इतना सब कुछ सोच लिया है कि मेरे अगेंस्ट तो बहुत न्यूसेंस हो जाएगी, रात को यहाँ तो 2-2 बजे तक शोर हुआ करेगा, पीस डिस्टर्ब होगा इस जगह का, पार्किंग नहीं मिलेगी, वो होगा आई मीन कूड़ा होगा, बिकॉज यू नो पीपल विल थ्रो स्टफ ऑन द रोड एंड व्हाट नॉट, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, यहाँ तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हुआ अभी कुछ नहीं है, हुआ अभी कुछ नहीं है, तो यू कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर इंजंक्शन इन दिस केस। यू कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर इंजंक्शन इन दिस केस बिकॉज अभी तो रीजनेबली क्लियर है ही नहीं कि न्यूसेंस होगी भी या नहीं होगी। अभी कहाँ से होने तो दो, पहले होए तो फिर तब रिस्ट्रेंट ऑर्डर लो। अगर होता है तो कुछ ऐसा, अगर होता है कुछ ऐसा देन यू कैन गो फॉर एन इंजंक्शन ऑर्डर, बट अदरवाइज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एप्रीहेंशन हाउ कैन यू अप्रोच द कोर्ट फॉर इंजंक्शन just on the basis of mere apprehension? पढ़ो अब एक बार दोबारा क्लॉज एफ। No injunction will be granted to prevent on the ground of nuisance an act of which it is not reasonably clear that it will be a nuisance। क्लियर है नहीं अभी कि न्यूसेंस है भी या नहीं है, और आप चले हो इंजंक्शन का रिलीफ लेने के लिए, तो ऐसे में तो रिलीफ नहीं मिलेगा। अब और कहाँ इंजंक्शन का रिलीफ नहीं मिलेगा? क्लॉज जी, to prevent a continuing breach in which the plaintiff has acquiesced। acquiesced का मतलब होता है affirmation। अब जैसे हम वो गार्बेज वाला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम वो गार्बेज वाला एग्जाम्पल लें, ठीक है, दिस पर्सन थ्रोज गार्बेज, राइट, ए कुछ नहीं कहता उसको, ए अपना भी कूड़ा यहाँ पे फेंकता है, दोनों मिलकर यहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं, ठीक है। अब 2 साल 3 साल से यही सब चल रहा है,
दोनों हैप्पीली साथ में सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं, वापस आते हैं यहीं कूड़ा फेंकते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये क्या है, इसकी एक ही एक्विजेंस ही तो है। एक्विजेंस मतलब एफर्मेशन, अलाउ कर देना, परमिशन दे देना। एक्सप्रेसली नहीं होती, इनडायरेक्टली तो वही चीज़ है। अगर अब आप सामने वाले को रोक नहीं रहे इस चीज़ से और उसके साथ पार्टिसिपेट करके वो चीज़ कर रहे हो या चुपचाप देख रहे हो, तो ये आपकी एफर्मेशन ही तो है, या आपकी एक्विजेंस ही तो है, या आपकी एक्विजेंस ही तो है। अब जैसे एक्विजेंस का मतलब क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में कोई बच्चा लेट आए, ठीक है, या बीच में से क्लास में जाए, हालांकि मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज आई नो दैट हेयर ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस, तो इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। और इतना मुझे भी पता है कि यहाँ से जो बाहर जाएगा उसके पास कोई इंपॉर्टेंट रीज़न ही होगा, ऐसे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जो आया है एफर्ट लगाकर यहाँ बैठा है, क्लास ले रहा है, तो वो सीरियस है पढ़ने के लिए। जो नहीं है सीरियस वो तो गए हॉलीडे पे, तभी तो कम तभी तो कम है बच्चे। तो ठीक है, तो ये तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब अगर बच्चों की मूवमेंट अगर है और मैंने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो दिस इज माई एक्विजेंस, दिस इज माई एक्विजेंस। आप देख के भी किसी चीज़ को अगर अनदेखा कर रहे हो, तो मतलब आप उसको हाँ कर रहे हो, उस चीज़ को आप उस चीज़ को एफर्म कर रहे हो, आप उस चीज़ को अलाउ कर रहे हो। हर चीज़ ज़रूरी थोड़ी ना बोलकर होगी, है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्विजेंस। तो अगर प्लेंटिफ ने ही एक एक्ट के अंदर एक्विजेंस दे रखी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एंड आफ्टर 3 years 4 years ही वेक्स अप एंड ही सेज कि नहीं नहीं मेरे साथ तो न्यूसेंस हो रहा है, या जो मतलब कुछ भी अगर हो रहा है, तो ही कैन नॉट सीक इंजंक्शन, राइट, बिकॉज ही हु कम्स टू कोर्ट मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स, एज सिंपल एज दैट। आपका खुद का कंडक्ट देखा जाएगा, आपका खुद का कंडक्ट देखा जाएगा। आप सालों साल से चीज़ अलाउ कर रहे हो और एक दिन आप सडनली जागते हो, तो ऐसे नहीं होता। ये भी समझ आ गया क्लॉज जी? अब क्लॉज जे करते हैं पहले। Where the plaintiff has no interest in the personal interest in the matter. वो कहते नहीं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने, ये वो वाला केस है। प्लेंटिफ को कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, और वो चला है सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करने। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई, राइट? अब जैसे इसी एग्जाम्पल को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ये ए और बी के बीच में मैटर है। अब दूर कहीं यहाँ पे किसी एक्स का घर है और वो ये सोचता है कि भाई ये तो बड़ा गलत हो रहा है ए के घर के आगे, और ये चाहता है सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर दे। क्यों भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके साथ क्या हुआ है? एक्स हैज नो लोकस स्टैंडी, X has no locus standi. He cannot file any suit for injunction. He cannot file any suit for injunction here in this case. ठीक है? अच्छा, कैन यू थिंक ऑफ समथिंग, एनी अदर थिंग जो आपने लॉ में कभी कहीं पढ़ा हो, जहां पे ये X डिस्पाइट हैविंग नो इंटरेस्ट कैन टेक सम एक्शन? और वाइडर जाओ, और वाइडर जाओ। PILs, public interest litigation. PILs can be filed without locus standi, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। तो यहां क्यों नहीं हो सकता? यहां क्यों नहीं हो सकता फिर? क्योंकि यहां पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, यहां पर्सनल इंटरेस्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट एंड पर्सनल इंटरेस्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। और आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो रिट्स होती हैं, जैसे मैंडेमस की रिट हो गई, वो भी कहीं ना कहीं तो इंजंक्शन के नेचर में ही होती है। मैंडेमस को हम थोड़ा सा मैंडेटरी इंजंक्शन से कम वो कर सकते हैं। मैंडेमस में भी क्या होता है, अब MCD को रोड बनानी है, MCD रोड बना नहीं रही, या PWD को रोड बनानी है, PWD रोड बना नहीं रही है, तो आप क्या करते हो? यू गो फॉर रिट्स, you go and you file a writ in that case. और writ में क्या होता है? now the department will be directed कि सड़क बनाओ। मैंडेटरी इंजंक्शन में क्या होता है? a person is directed कि ये करो। तो
पर फर्क क्या आ जाता है, वहां पे जो रिट्स होती हैं, मैंडेमस वगैरह जो रिट्स होती है, दीज आर अगेंस्ट पब्लिक बॉडीज. ये जो एसआरए है, दिस इज अगेंस्ट, दीज आर राइट्स इन पर्सोनम, इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती हैं ये चीजें. आपके और मेरे बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज बिटवीन अस, दिस इज नॉट बिटवीन मी एंड एनी गवर्नमेंट बॉडी. ठीक है ना. तो यहां पर X cannot file a suit for injunction because he has no locus standi, and this is a personal matter. This is not a public interest litigation. Had it been a public interest litigation, then there was no problem at all. This is not a PIL. This is a personal matter between these people. तो यहां पर तो locus standi होना जरूरी है. ठीक है ना. तो अगर आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो वहां पे आप यू कैन नॉट टेक एन एक्शन. आई में कुछ भी नहीं पढ़ाना मुझे आपको. आई टोटली एंड टोटली इज अबाउट कंडक्ट. मतलब जो मर्जी हुआ हो, इट इज काइंड ऑफ रेजिड्यूरी इन नेचर. प्लेंटिफ ने कुछ भी ऐसा कंडक्ट कर रखा है जिसकी वजह से उसको इंजंक्शन का रिलीफ नहीं मिलना चाहिए. प्लेंटिफ के खुद के पार्ट पे कोई प्रॉब्लम है, और ये आपको कैसे पता चलेगा, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे. सो व्हेन द कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ और हिज एजेंट्स हैज बीन सच एज टू डिसएंटाइटल हिम टू बी द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट. HA. Now let us do HA, और HA के बाद हम ब्रेक ले लेंगे. या HA मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, सेक्शंस की रीडिंग बाद में करेंगे क्योंकि इसी के साथ 20A, B और C भी करना है. देखो, जब 2018 की अमेंडमेंट आई है ना, दिस हैज़ ऑल्सो बीन एडेड बाय 2018 अमेंडमेंट. तो वहाँ पर क्या हुआ, वन थिंग वॉज नोटिस्ड दैट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, दीज आर डिफाइंड इन द स्केड्यूल. ये स्केड्यूल भी ऐड हुआ है 2018 में. 2018 की अमेंडमेंट से दिस स्केड्यूल हैज बीन एडेड. ऑलराइट, दिस स्केड्यूल डिफाइंस infrastructure projects. I'll just open that on the screen so that you can see. देख लो कुछ एग्जाम्पल्स. रोड्स एंड ब्रिजेस, पोर्ट्स, शिपयार्ड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे ट्रैक एटसेट्रा, electricity distribution, oil pipeline, solid waste management, water supply pipeline, so on and so forth, telecommunication services, towers. एक बस रीडिंग लेनी है. ये डैम्स वगैरह आ गया है यहाँ पे. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें. ठीक है, ये जस्ट नीड अ सिंपल रीडिंग फॉर दिस. एक सिंपल रीडिंग की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं चाहिए. तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिफाइंड हैं स्केड्यूल में. ठीक है, अब होता क्या था, ये आप सब लोगों ने भी देखा होगा, आप सभी लोगों ने देखा होगा, वेदर यू आर फ्रॉम दिल्ली और यू आर फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली, आप लोगों ने देखा होगा किसी फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है ना, और जब आप 2-3 साल के थे तब वो शुरू हुई थी और अभी तक वो बना नहीं फ्लाईओवर. ऐसा होगा, कोई ना कुछ तो आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा ना. इतने साल लगते हैं एक्चुअली में, इतने साल तो नहीं लगते.
होता क्या था ऐसे प्रोजेक्ट्स में, अब वो स्टार्ट हुआ, ज़मीनें एक्वायर हुई, काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ करके ना जो भी अफेक्टेड लोग हैं वो इंजंक्शन ऑर्डर ले लिया करते थे अगेंस्ट द वर्क दैट वाज टू बी कैरिड। अब आपको मैंने बताया ये मैटर डिसाइड होने में तो बहुत बहुत साल लगते हैं, तो वो टेम्प्रेरी इंजंक्शन इतनी लंबी चलती रहती थी। तो यहां पर अल्टीमेटली होता क्या है, जिस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग होगी 100 करोड़ वो बन जाएगी 1000 करोड़, इतने साल जब निकल जाएंगे। तो जब इतने साल निकल जाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो तो पता नहीं कितने कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड ये जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सब किसके पैसे पे होते हैं, करवाती गवर्नमेंट है, पैसा हमारा ही होता है, वी आर द टैक्स पेयर्स। गवर्नमेंट के पास कोई अपना पैसा तो होता नहीं है। जब हम छोटे होते हैं तो लगता है ना कि गवर्नमेंट का क्या जाता है, नोट ही तो बनाने हैं, जितने मर्जी नोट प्रिंट कर लो। मतलब एटलीस्ट मुझे तो लगता था व्हेन आई वाज अ किड कि क्या करना है, जितने मर्जी बना लो उतने पैसे हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, इट इज़ ऑल आवर मनी। ये जो हमारी टैक्स पेयर्स के जो पैसे होते हैं, इट इज़ ऑल आवर मनी विच वी आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। और ये कहा भी जाता है ना कि जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो मिडिल क्लास वाला आदमी होता है, क्योंकि जो लोअर क्लास होती है वो एग्जेम्प्टेड होती है अप टू अ सर्टेन लिमिट, यू नो, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। और फिर वो जो अपर क्लास है फिर वो तो मतलब फिर वो तो अपर ही क्लास है, उन पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली जो मिडिल क्लास होती है उस पर फ़र्क पड़ता है जब आप वो टैक्स स्लैब्स में आते हो और फिर जब टैक्सेस जाते हैं। सो इट इज़ बेसिकली आवर मनी। सो अल्टीमेटली हु इज़ एट लॉस, किसका नुकसान है अगर अल्टीमेटली देखा जाए, पब्लिक का ही तो नुकसान है, पब्लिक मनी का ही तो नुकसान है। तो होता क्या था, ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट होते ही इंजंक्शन ऑर्डर हो जाया करता था और फिर प्रोजेक्ट रुक जाएगा। जब प्रोजेक्ट रुक जाएगा तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। अच्छा, इससे न्यूसेंस भी कितनी होती है, ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, सब कुछ ही होता है। मतलब जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही होती है सब कुछ ही होता है। अब जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो अब तो ये कुंडली साइड पे फ्लाईओवर्स बन गए हैं, अब तो आई थिंक इट इज़ ऑल स्मूथ नाउ। इफ़ यू गो टू फ्रॉम दिल्ली, इफ़ यू गो टूवर्ड्स पानीपत, चंडीगढ़, तो यहाँ सारे में मतलब अब से 1 साल पहले तक यहाँ जाना बहुत मुश्किल था। आई रिमेंबर 2 years back I had gone to Panipat, so my मौसी मामा जी एंड ऑल दे लिव देयर। तो आई वॉज कमिंग बैक, 31st का दिन था, तो 31st को आई हैड गॉन इन द मॉर्निंग एंड आई वॉज कमिंग बैक, आई वॉज विद माई किड्स, तो आई वॉज ड्राइविंग, मैं थी और बच्चे थे साथ में बस, और हमें 4 घंटे लग गए वापस आने में। I had left from Panipat at 5 o'clock in the evening. Normally it takes just 1.5 hours maximum. लेकिन I reached after 9 o'clock. क्योंकि वहाँ सारे एरिया में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम था। तो जब तक ये प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तब तक देखो पब्लिक को थोड़ी इनकन्वीनियंस तो होती है, बट इट इज़ वर्थ इट, इट इज़ वर्थ इट। देखो थोड़ा टाइम तो डिस्कम्फर्ट में आपको रहना ही पड़ेगा, बट जब काम वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कितना कंफर्ट होता है, एवरीथिंग इज फाइन, बट द वर्क शुड गो ऑन। ये थोड़ा ना कि वो वर्क ही रुका पड़ा है बीच में और सालों साल वहाँ पे परसिस्टेंट ट्रैफिक जैम्स हैं और हर तरह की प्रॉब्लम है। तो अल्टीमेटली जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें स्टे लगने से, इनमें इंजंक्शन होने से जो अल्टीमेट नुकसान होता है वो पब्लिक का होता है। 2018 में अमेंडमेंट आई और उसमें ये बोला कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो जब तक कि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं है उनमें इंजंक्शन ऑर्डर नहीं पास होगा, उनमें इंजंक्शन ऑर्डर नहीं पास होगा। तो ये 2018 अमेंडमेंट का एक और इफेक्ट है, दैट देयर विल बी नो इंजंक्शन ऑर्डर in cases of infrastructure projects unless and until there are exceptional circumstances। और मुझे इसमें याद है जब ये 2018 की ही बात है, बड़ी अच्छी हेडलाइन लिखी हुई थी न्यूज़पेपर में, द पायनियर, दैट्स अ न्यूज़पेपर, द पायनियर, और उसमें हेडलाइन थी कोर्ट्स टू ड्रॉ अ लक्ष्मण रेखा इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स।
बड़ी अच्छी हेडलाइन थी। अब लक्ष्मण रेखा क्या करती है? लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना होता ना, ठीक है, लक्ष्मण रेखा इज नॉट टू बी क्रॉस्ड आइडियली. So courts also have to draw Lakshman Rekha if it is a case of infrastructure projects. Courts cannot cross this. ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस होके इंजंक्शन का ऑर्डर नहीं मिलेगा. This is what clause HA is. This is what section 20 capital A is. ठीक है, आप लोग एक बार करो रीडिंग क्लॉज HA की. So no injunction if it would impede or delay the progress or completion of any infrastructure project or interfere with the continued provision of relevant facility related thereto or services being the subject matter of such project. Infrastructure projects में injunction नहीं होगा. ठीक है, और इसी के साथ रीड कर लो 20 कैपिटल A. या 20 कैपिटल A तो बड़ा है सेक्शन, हालांकि इसमें है कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन रीडिंग तो एक बार करनी पड़ेगी. ब्रेक ले लेते हैं, या तो हाँ ब्रेक ले लेते हैं, फिर 20A B C तीनों रीड करेंगे. ओके, सो वील नाउ रीड दीज सेक्शंस. बहुत आसान है, पढ़ने में बहुत आसान है. ये देखने में इतने लंबे चौड़े सेक्शन लग रहे हैं, कुछ है नहीं इनमें. चलो अब नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड. नाउ व्हाट इज द वर्ड यूज्ड हियर? shall be granted by a court in a suit under this act involving a contract relating to infrastructure project specified in the schedule, where granting injunction would cause impediment or delay in the progress or completion of such infrastructure project. मेरा समझाने का कुछ भी नहीं है इसमें, रीडिंग करनी है बस. इसके बाद अब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, खुद पढ़ लेना, इतना कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है. फिर उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट में depending upon the requirement for development of infrastructure projects and if it considers necessary or expedient to do so by notification in the official gazette, amend the schedule relating to category of these infrastructure projects. तो ये क्या होता है? ये बेसिकली पीटी में पूछा जा सकता है, पीटी में पूछा जा सकता है. उसके बाद ये प्रोसीजर है. ये प्रोसीजर में कुछ भी मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद एक बार रीडिंग कर लो. आई विल टेक अ पॉज. ये तो आप सबको पता ही होता है क्या प्रोसीजर होता है, पॉलिटी में भी आप ये सब सीखोगे. ये वही सेम प्रोसीजर है. हाउ अ बिल इज पास्ड, वही प्रोसीजर होता है.
आ गया समझ? इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो ना समझ आए। मैम, व्हेन विल योर चार्ज फ्रेमिंग क्लासेस बी हेल्ड along with judgment writing? जो 8 तारीख से 13 तारीख तक इन जनवरी, 8 जनवरी टू 13th जनवरी, that is what we are going to do. In criminal judgment writing, we will be doing charge framing and criminal judgment. In civil judgment writing, we will be doing settlement of issues and judgment writing. और पहले ही बता रही हूँ, सारा डिक्टेशन बेस्ड होगा। हर चीज की का वो अलग होता है, स्ट्रैटेजी, अप्रोच। अब SRA इज प्योरली टेक्निकल, प्योरली एग्जाम्पल्स बेस्ड। देखो, अगर एक्ट देखो तो कितना छोटा सा एक्ट है, 42 ही तो हमारी आज वैसे कौन सी क्लास है? इफ एनीवन इज नोटिंग दैट डाउन, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस कोई ना कोई तो करता होगा, नोट करते हैं बच्चे? हाँ, 26। पहले SRA 18 क्लासेस में हो जाता था, अब इतनी लगती हैं, पर हाँ ऑनलाइन में 35 क्लासेस तक चला गया था जब प्योर ऑनलाइन था। तो टुडेज 26 क्लास है ना, तो कल 27th क्लास होगी, 27 में हो जाएगा। ओके, नाउ 20B। ये जो स्पेशल कोर्ट्स है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट, अब यहां पे हु विल कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट्स? स्टेट गवर्नमेंट। और इन चीजों को ना ब्रॉडली भी याद रखो। देखो, अब SRA है, सेंट्रल एक्ट है, तो इसमें कोई भी अमेंडमेंट आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट तो करेगी नहीं अमेंडमेंट। सेंट्रल एक्ट में कोई भी अमेंडमेंट आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन अब कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में इट विल ऑलवेज बी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट ही तो डिसाइड करेगी ना कितना एरिया है, क्या है। अब जैसे मैंने आज भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वो दिल्ली में नए कोर्ट रूम्स बनाने के लिए प्रपोजल है। तो दिस इज बेसिकली द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो बिल्डिंग्स बननी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट होनी है। और अगर आप एग्जाम भी तो देखोगे तो वो स्टेट वाइज ही तो कंडक्ट होता है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स है। तो ये जो जुडिशरी वाला जो सब्जेक्ट हो जाता है, ये स्टेट का हो जाता है बेसिकली। तो इसीलिए स्पेशल कोर्ट्स भी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। The state government, in consultation with Chief Justice of High Court, shall designate by notification published in Official Gazette one or more civil courts as special courts within the local limits of the area to exercise jurisdiction and to try a suit under this act and in respect of contracts relating to infrastructure projects. तो basically क्या होगा, state government किसी एक कोर्ट को स्पेशली असाइन कर देगी कि भाई यहाँ पर अगर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अब अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट डिसाइड करेगी कि हाँ स्टे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो भी होगा उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, एक या एक से ज्यादा। आई मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड, वी विल नॉट डिसाइड दैट, राइट? सो दैट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड। तो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, जो मर्जी होगा, बट इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और फिर अब ये स्पेशल कोर्ट बन गई है, कितने टाइम के अंदर डिसीजन आना चाहिए? तो इसका आंसर होता है 12 महीने, विद इन 12 months, विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months। तो टोटल ड्यूरेशन बनती है 18 months। इस टाइप की चीजें पीटी में पूछी जाती है, ठीक है ना? तो अब आप सी पढ़ो, 20C, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन CPC, क्योंकि CPC में कोई ऐसी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन थोड़ा है, ये तो सूट तो सिविल सूट ही है, तो CPC थोड़ा ना बताते हैं कि सिविल सूट इतने टाइम में डिसाइड होगा। सो दैट इज व्हाई नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन CPC, अ सूट फाइल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स टू द डिफेंडेंट। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर PT। और मैं आपको एक चीज बताऊं तो मध्य प्रदेश के PT में ये आ भी चुका है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आया हुआ है क्वेश्चन। अब तो अपकमिंग PT तो आपका MP का है ना,
और इसके बाद प्रोवाइडेड दैट द सेट पीरियड में बी एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months इन एग्रीगेट आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग फॉर सच एक्सटेंशन बाय द कोर्ट। तो मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है? 12 + 6 = 18 months. This is the maximum period. Okay, now 20 ABC we have done. अब 14 भी पढ़ लो, 14A. देखो जो 20A, B और C है ना, वो देखने में ऐसा लगता है, मतलब उनमें ना अगर एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। अब टाइमलाइन दे रखी है, ये तो लिखा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के केस में टाइमलाइन है, ठीक है ना, ये तो लिखा नहीं है। ये तो अप्लाई ओनली इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जब नई नई अमेंडमेंट आई, मैंने भी पढ़ाया तो बड़ी प्रॉब्लम आई कि एक्चुअली अगर आप सेक्शन को रीड करोगे तो उसमें कहाँ लिखा है कि इट अप्लाइज ओनली टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। 20B और C में स्पेशल कोड्स जो लिखे हैं अंडर दिस एक्ट करके लिखा है, तो अंडर दिस एक्ट तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी है, अंडर दिस एक्ट तो पोजेशन भी है, सब कुछ ही है। तो फिर ये मुझे भी कन्फ्यूजन थी, बट दिस कन्फ्यूजन इज सेटल्ड बिकॉज आई हैड गॉन टू द लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। जो बिल पास होने से पहले जो पार्लियामेंट में डिस्कशंस हुए थे वो सब कुछ पढ़कर उसके बाद आई गॉट अ क्लैरिटी ऑन दिस दैट ABC आर ओनली रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और जो सेक्शन 14A है ये दिस इज एप्लीकेबल टू होल SRA। वाजिद अली, मैं वही बता रही हूँ आपको चीज़। ठीक है, मैम वी आर ऑल्सो लेफ्ट विद वन मोर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 25, दैट वी विल नॉट बी डूइंग, दैट आई हैव नेवर डन बिफोर। इतने सारे कर तो रहे हैं सेक्शंस, सारे ही कर लिए ऑलमोस्ट। हर सब्जेक्ट में सारे थोड़ा ना होते हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट में भी सारे थोड़ा ना किए थे हमने। ये बहुत सिंपल सेक्शन है 14A, और अगर ये नहीं भी होता तो भी ऑब्वियसली पावर तो है ही कोर्ट के पास एक्सपर्ट को। देखो कोर्ट को ना हर पावर लिखी हुई होने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप लोगों ने अगर एविडेंस एक्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा, मोस्टली ने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन सुना तो होगा एक्सपर्ट एविडेंस, सुना तो होगा फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट्स होती हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स होती हैं, है ना। तो ये सब रिपोर्ट्स क्या होती है, कौन होते हैं? डॉक्टर बनाते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। तो हु आर दे आर द एक्सपर्ट्स, दे आर द एक्सपर्ट्स। फिर होता है क्या है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है तो उसके बाद जब भी ट्रायल होता है तो जिन भी डॉक्टर की ये रिपोर्ट होती है उनको कोर्ट में बुलाया जाता है एज अ विटनेस टू प्रूव दैट रिपोर्ट। सिमिलरली अब अगर वो है बैलिस्टिक रिपोर्ट होती है ना, वो जैसे किस पिस्टल से शूट किया है तो उसकी अगर कोई रिपोर्ट होगी तो फिर उसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट आती है। तो ये हम लोग तो नहीं बना सकते, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन दिस सेंस। जो एक्सपर्ट होंगे वही तो बनाएंगे। अब फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं
तो ये फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट होती हैं। तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लोग आते हैं जब भी कोई कुछ होता है इस तरह का, इफ़ देर इज़ एनी आई मीन ऑफेंस एनीथिंग लाइक दैट, सो दे टेक द सैम्पल्स। और फॉरेंसिक की ज़रूरत तो सिविल में भी होती है, सिविल में भी होती है। अब अगर किसी ने कोई एक डॉक्यूमेंट फोर्ज कर रखा है, उस पर अंगूठा लगा रखा है ना, तो फिर ये रिपोर्ट तो फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से आएगी कि एक्चुअली में उसके अंगूठे का निशान है भी या नहीं है। ये आप और मैं तो बता नहीं सकते, वी नीड एक्सपर्ट्स फॉर दिस, राइट। एंड एक्सपर्ट एविडेंस जो होती है वो इट्स अ रेलिवेंट पीस ऑफ एविडेंस, इट इज एडमिसिबल इन कोर्ट्स, दैट यू विल डू इन योर एविडेंस एक्ट क्लासेस, राइट। तो इट इज अ रेलिवेंट फैक्ट। सेक्शन 45 होता है एविडेंस एक्ट का। तो अगर ये सेक्शन नहीं भी होता तो भी एक्सपर्ट्स तो होते ही होते हैं एंगेज, ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं कर रहा है ये सेक्शन। ये यही कह रहा है कि अगर कोर्ट को कहीं पे जरूरत है तो कोर्ट कैन अपॉइंट, द कोर्ट कैन एंगेज एक्सपर्ट्स फॉर दैट। फिर एक्सपर्ट्स के पैसे कौन देगा? लॉजिकली सोचो, पार्टीज ही तो देंगी, और कौन देगा? जज साहब तो देंगे नहीं अपनी बकेट से, ऑब्वियसली ना स्टेट देगी। आप ही तो, अगर आपको एंगेज कराना है तो एक्सपेंसेस तो आप ही बियर करोगे। तो बस अब पढ़ो 14A। Power of court to engage experts without prejudice to the generality of the provisions contained in CPC in any suit under this act। यहाँ any suit under this act है, ये पूरे SRA को अप्लाई करता है। 20A, B और C में भी ऐसा ही लिखा है, लेकिन वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के हैं। Where the court considers it necessary to get expert opinion to assist it on any specific issue involved in the suit, it may engage one or more experts and direct to report to it on such issue and may secure attendance of the expert for providing evidence, including production of documents on the said issue. The court may require or direct any person to give relevant information to the expert or to produce or to provide access to any relevant documents, goods or other property for his inspection। अगर ये सब नहीं भी लिखा होता ना तो भी कोर्ट के पास पावर होती है। CPC में भी ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, इनहेरेंट पावर्स भी तो होती हैं कोर्ट की। तो ये सब नहीं भी होता तो भी, ऐसा तो पहली बार तो है नहीं कुछ ऐसा हुआ हो, कोई नई चीज़ तो है नहीं जो फॉर द फर्स्ट टाइम आई हो, ये तो है ही कोर्ट की पावर पहले से ही। बट अब उन्होंने एक्सप्लिसिटली एक सेक्शन ऐड कर दिया है, तो आपको प्रिपेयर करना है। आपके पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में तो आएगा नहीं, मेंस में तो बनता ही नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन, पीटी में पूछा जा सकता है। सो यू नीड टू डू दिस। नहीं, गवर्नमेंट अटॉर्नीज जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स नहीं होते, मतलब दे मे बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज, एमिकस क्यूरे भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स तो स्पेसिफिक एक एरिया में होते हैं। द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट एंड द कोर्ट, ये स्क्रीन ऑन कर दो, and the court or with the permission of the court any of the parties to the suit may examine the expert personally in open court। expert को ना बुलाया भी जाता है फिर as a witness। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, सपोज करके कोई एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को मैंने एंगेज किया, ठीक है ना। आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने अपनी हैंडराइटिंग में लिख के दे रखा है, आप वो मेरे अगेंस्ट कोर्ट में ले आए हो। मैं चैलेंज करती हूं कि ये तो मेरा हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है ही नहीं, और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजा जाए। अब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की एक रिपोर्ट आ जाएगी, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ऑलराइट। अब डॉक्यूमेंट तो आपने लगाया था ना मेरे अगेंस्ट यूज करने के लिए, आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो जस्ट टू चेक द वेरासिटी। भाई यू नेवर नो, क्या पता मेरी कोई कनाइवेंस हो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के साथ, सब कुछ हो सकता है, क्या पता मेरी कोई कनाइवेंस हो, इसलिए मेरे फेवर में रिपोर्ट दी हो, है ना। तो यू विल हैव अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन द हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। ये सभी एक्सपर्ट एविडेंसेस के केस में होता है। जितनी भी एक्सपर्ट एविडेंसेस होते हैं, मैंने आपको बताया ना, उनको बुलाया जाता है कोर्ट टू प्रूव दैट।
और यही लिखा है यहाँ पे। एंड अगेन द सेम थिंग, लिखा हुआ नहीं भी होता तो ऐसे ही होता है कोर्ट्स में। May examine the expert personally in open court on any of the matters referred to him or mentioned in his opinion or report, or as to his opinion or report, or as to the manner in which he has made the inspection. Fair enough. Subsection 4, the expert shall be entitled to fee, cost or expense as the court may fix, which shall be payable by the parties in such proportion and at such time as the court may direct. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पार्टीज देंगी फीस जो होगी। हो गया 14A भी। H बचा है, A और B तो कल देखते हैं, अभी क्या टाइम लगता है। H is important. H is, I mean, all the clauses are important, but H is, H पे अच्छे potential questions बन सकते हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन है बहुत सिंपल। H is about other efficacious remedy. Efficacious का मतलब होता है effective. Efficacious का मतलब होता है effective. अब देखो, अब आप सब लोगों को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पता है ना? तो सबको अपने कॉलेज डेज से आइडिया तो है ही, फैमिली लॉ में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज आरसीआर। इसीलिए मैं आरसीआर का एग्जांपल ले रही हूँ, सिंपल एग्जांपल है। आरसीआर क्या होता है? हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक पर्सन दूसरे को छोड़ के कहीं चला जाता है, देयर इज अ डेजर्शन, बेसिकली अबैंडनमेंट, और फिर द अदर स्पाउस फाइल्स अ सूट फॉर, फाइल्स सूट नहीं होता इसमें, वो होती है पिटिशन, फाइल्स अ पिटिशन फॉर आरसीआर. RCR is restitution of conjugal rights, that this my husband has left me or my wife has left me, so he or she should be directed to join me back, right, and to resume the cohabitation. That is the purpose of RCR, restitution of conjugal rights. अब ठीक है, अब सपोज किसी का हस्बैंड चला गया है छोड़कर, या किसी की वाइफ चली गई है छोड़कर, आरसीआर की आपके पास रेमेडी है, तो रेमेडी तो मैंडेटरी इंजंक्शन भी है। मैंडेटरी इंजंक्शन में क्या होता है? यही तो होता है, ही शुड बी कंपेल्ड टू ज्वाइन बैक द कंपनी ऑफ हिज वाइफ, शी शुड बी कंपेल्ड टू ज्वाइन बैक द कंपनी ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है ना? तो मैंडेटरी इंजंक्शन का भी रिलीफ हो सकता है, होने को हो सकता है, देखो अगर हम बात करें टेक्निकली तो, लेकिन होगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि जहां पर किसी और लॉ में कोई और इफेक्टिव रेमेडी है तो आपको इंजंक्शन का रिलीफ नहीं मिलेगा, राइट? सो व्हेनेवर देयर इज एनी इफेक्टिव रेमेडी अंडर एनी अदर लॉ, and that should be an effective remedy, and RCR is an effective remedy. Section 9 HMA का आप फाइल करोगे पिटिशन, इट इज एन इफेक्टिव रेमेडी, पूरा उसमें प्रोसीजर, सारी चीजें, सब कुछ है, ऑर्डर 21 सीपीसी में उसका एग्जीक्यूशन है, सारी चीजें हैं। जब है एक इफेक्टिव रेमेडी अवेलेबल, तो इंजंक्शन क्यों लोगे इस केस में जाकर? इंजंक्शन क्यों लोगे इस केस में जाकर भाई? एक बार साउंड चेक करना सचिन, काफी स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है बीच बीच में साउंड का। तो आइए बात समझ में, wherever there is any other effective remedy, you will not get
द रेमेडी ऑफ इंजंक्शन। ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल रेंट मैटर्स हो सकता है। अब आपका जो टेनेंट है वो आपको रेंट पे नहीं कर रहा, आपका जो टेनेंट है वो आपको रेंट पे नहीं कर रहा है, आप सोचते हो इंजंक्शन का सूट फाइल करता हूं दैट ही शुड बी डायरेक्टेड टू पे रेंट टू मी। अरे रेंट लॉस के अंदर है तो आपके पास पूरे राइट्स हैं, आप उसको वहां से वेकेट करा सकते हो, यू कैन गो फॉर एविक्शन। है ना? तो आप फिर इंजंक्शन का रिलीफ क्यों मांगोगे? So whenever you have any other effective remedy under any other law, you will not get the relief of injunction. ठीक है, तो ये H ना इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि H में हम किसी भी लॉ में से कुछ भी लेकर आ सकते हैं और फिर वहां पर हम अ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। किसी भी लॉ में से आप कोई भी चीज ऐसे में पिक कर सकते हो। सूट फॉर पोजेशन ही हो गया फॉर एग्जाम्पल, सूट फॉर पोजेशन आपको फाइल करना है, सूट फॉर पोजेशन आपको फाइल करना है। जैसे कि वो अंकल वाला एग्जाम्पल ही ले लो ना, अंकल एंड नेफ्यू वाला एग्जाम्पल। तो अंकल इज नॉट वेकेटिंग द हाउस, नाउ द नेफ्यू फाइल्स अ सूट फॉर इंजंक्शन कि माय अंकल शुड बी डायरेक्टेड टू वेकेट द हाउस। क्यों इंजंक्शन का सूट फाइल करोगे? सूट फॉर पोजेशन करो ना फाइल, सेक्शन 5 में जो भी होगा, रेड विथ 64 और 65 जो भी होगा, आप उसके बेसिस पे सूट फाइल करो। इंजंक्शन क्यों चाहिए? जब कोई और आपके पास इफेक्टिव रेमेडी है किसी भी और लॉ के अंदर, तो इंजंक्शन क्यों चाहिए आपको? ठीक है, अब मैं आपको, वैसे निधि मैम ये फैमिली लॉ में कराती हैं दोनों केसेस, मैं ये आपको 2 केसेस लिखवा रही हूं यहां पे। प्रतीक्षा वर्सेस प्रवीण दिनकर। ये मध्य प्रदेश का केस है और एक और है एलिजाबेथ स्कारिया वर्सेस एबी स्कारिया। ये दिल्ली हाई कोर्ट का है। इन दोनों ही केसेस में क्या हुआ था, द हस्बैंड वॉज अबाउट टू गेट मैरिड टू सम अदर वुमेन। ठीक है, द हस्बैंड वॉज, आई मीन देयर वॉज अ मैरिड कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, he was about to get married to another woman. So the wife filed for injunction. The wife filed for injunction that he should be restrained from second marriage. He should be refrained from he should be restrained from, क्या word use करेंगे? हाँ, मैरिंग मतलब W1, और वैसे क्या वर्ड होगा? सॉलिसिटिंग तो नहीं होगा, कुछ तो होता है वर्ड। हाँ, बाइगमी, वाइगमी तो बाद की बात है इसमें सेंड। हाँ, सोलेमनाइजेशन, शी शुड बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम सोलेमनाइजिंग अनदर मैरिज विथ। अब ये देखो, ये चीज होती है, ये मैं ना आपको इंटरव्यू के टाइम के लिए बोलती हूँ स्टूडेंट्स को। अब ये सोलेमनाइजेशन, ये जो मैरिज रिलेटेड, क्योंकि दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट, तो ये जो एग्जैक्ट हमारे माइंड में आइडियाज जो होते हैं ना, और उन आइडियाज को बेसिकली दिस माइंड एंड टंग कोऑर्डिनेशन, ये जरूरी नहीं है हमेशा बन पाए। और
ऐसा होता है, ये इंटरव्यू में प्रॉब्लम आती है. इट इज देयर इन योर थॉट्स, द कॉन्सेप्ट इज देयर इन योर थॉट्स एंड यू नो देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड, समथिंग लाइक दैट. वो एग्जैक्ट वर्ड आपको आता ही नहीं उस समय बोलना, आप बोल ही नहीं पाते बिकॉज यू आर नॉट यूज टू दिस. तो इंटरव्यू के टाइम पे तो इन माई व्हेन आई टेक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वाली जब क्लासेस होती हैं तो उसमें तो आई टेल स्टूडेंट्स टू डू ओरल रिविजन्स. दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी तक आप सब लोग जो पढ़ाई कर रहे हो चुप रहकर कर रहे हो. चुप रहकर जब लिखने की बारी आती है आप लिख लोगे, बोलने की बारी आती है ना, वो चीज अलग होती है. तो ये उस टाइम पर बोला जाता है एंड यू आर अनेबल टू कम अप विद द एग्जैक्ट वर्ड, वो वर्ड ही नहीं आता. ये तो मैंने अपने जब यहाँ पर मैंने व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग हियर इन 2017, इन माई वेरी फर्स्ट क्लास ओनली आई नोटिस्ड दिस. आई हैड टू टेल समथिंग, कॉन्ट्रैक्ट की क्लास थी और मुझे उसमें ये बताना था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये कोई पहली बार इंडिया 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया तो पहली बार कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बने. उससे पहले जो पर्सनल लॉज होते थे हिंदूज के, मुस्लिम्स के, उनमें भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हुआ करती थी. तो ये जो पर्सनल लॉज, ये जो वर्ड है ना, ये आई कुड नॉट स्पीक दैट. आई मीन आया ही नहीं एग्जैक्ट वर्ड कि क्या बोला जाएगा. वो एग्जैक्ट वर्ड तब आता है व्हेन यू आर यूज्ड टू स्पीकिंग. तो इसलिए तो मैं तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पे हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूं कि हर 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद 10-12 मिनट के लिए बोलो. बोलना बहुत जरूरी होता है. अभी नहीं, आप लोगों के लिए अभी नहीं, और अभी भी करना चाहो तो कर सकते हो, दैट्स ओके. बट दिस बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक्सपीरियंस्ड बेस्ड हमें समझ में आती हैं, और जो एक्चुअली में मतलब होता है ऐसा, you are unable to come up with the exact word, and being law students we have to come up with exact phrases. ये बात होती है. तो इसलिए अब जैसे जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पढ़ाना शुरू किया था, सो प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, अनलेस एंड अंटिल आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग दीज वर्ड्स, मैं कैसे बोलूंगी ये वर्ड्स क्लास में? दैट्स नॉट माई एरिया. अब ये कॉन्ट्रैक्ट एसआरए वगैरह वाले तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो तो ऑटोमेटिकली हम माइंड के अंदर सेट हैं और एग्जैक्ट वर्ड्स बोले जाते हैं. लेकिन अब वो एविडेंस के एग्जैक्ट वर्ड्स उस समय आएंगे दिमाग में या नहीं आएंगे, पता नहीं ना ये चीज. तो मैं अगर वो वाली कोई क्लास होती है जो थोड़ी सी अलग हटकर होती है, चाहे 2 से 3 मिनट के लिए, बट आई स्पीक बिफोर टेकिंग द क्लास, क्योंकि जो माइंड में है जरूरी नहीं आप एक्सप्रेस कर पाओगे. ये होता है, ये सब प्रैक्टिकल चीजें होती हैं. सो एनीवेज, सो दिस हस्बैंड इज अबाउट टू सोलेमनाइज अनदर मैरिज विद W1. Now W files a suit against H, suit for injunction कि H should be restrained. ठीक है ना. तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि भाई इंजंक्शन तो कैसे मिल जाएगी, अदर एफिकेशियस रेमेडी है. It is an offense, bigamy, under section 494 IPC. बाइगैमी का ऑफेंस है, बाइगैमी का ऑफेंस है, तो इंजंक्शन कैसे लोगे? लेकिन हाँ, इस केस में ना थोड़ा सा कोर्ट ने क्या किया था, जस्ट टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ. देखो अल्टीमेटली तो एसआरए पूरा का पूरा इक्विटी पे बेस्ड है. अल्टीमेटली वी डोंट हैव टू फॉरगेट दैट. तो कोर्ट ने ना इन दोनों केसेस में टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर दी थी. फॉर अ लिमिटेड पीरियड द हस्बैंड वॉज रिस्ट्रेंड. कि पुलिस में भी जाएगी, कंप्लेंट करेगी वाइफ, तो टाइम तो लगेगा ना. तो फॉर अ टेम्पररी फॉर अ टेम्पररी पीरियड, टेम्पररी इंजंक्शन द कोर्ट ग्रांटेड इन बोथ दीज केसेस. ठीक है ना. सो इन बोथ दीज केसेस टेम्पररी इंजंक्शन वॉज ग्रांटेड टू प्रिवेंट द सेकेंड मैरिज टेम्पररली.
ठीक है। सो क्लॉज एच इज इंपॉर्टेंट। इस पे पोटेंशियल क्वेश्चंस बनते हैं, आप अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हो इस पे। अब सिर्फ क्लॉज ए और बी रहते हैं। Thank you so much, Varun Bajaj, and same to you. Clause A, Clause B. Bigamy is a criminal offense. So how can court grant temporary injunction in criminal matters? I never said court will grant temporary injunction in criminal. बोला मैंने ऐसा? बोला मैंने ऐसा? मैंने क्या बोला? वाइफ ने सूट फाइल किया फॉर इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन तो उसी में मिलेगा। और ये भी बोला किस टाइम के लिए, जितने वो जाकर पुलिस में कंप्लेंट फाइल करे। तो क्रिमिनल मैटर कहां से आ गया? वो तो अलग चीज है, उसके अंदर तो टेम्पररी इंजंक्शन हो ही नहीं सकती। वाइफ ने सूट फाइल कर दिया था परमानेंट इंजंक्शन का कि ही शुड बी रिस्ट्रेन्ड, तो ऑब्वियसली टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन उसी में गई होगी, क्रिमिनल मैटर में थोड़ा ना आएगी। टेम्पररी इंजंक्शन दे दिया टू टेक अदर इफेक्टिव रेमेडीज। वो अदर इफेक्टिव रेमेडी क्या होगी? जाकर पुलिस में अप्रोच करना। सबसे पहले तो आप पुलिस के पास जाओगे ऐसे में, तो इसलिए टेम्पररी रिलीफ दे दिया। तो मैंने ऐसा बोला ही नहीं। क्या चीज? एंटी सूट इंजंक्शन। अभी 10 मिनट बचे हैं। टेक्निकली तो 15 मिनट बचे हैं। 6:05 पे शुरू होती है हमारी क्लास, ठीक है ना? तो वो हम डिपेंडिंग कि क्या चल रहा है, और ये वाला एक्चुअली रात का टाइम होता है, तो इसलिए मैं 8 बजे छोड़ देती हूँ। टेक्निकली तो 8:05 पे होती है हमारी क्लास खत्म। अभी इट इज व्हाट 7:53। एंटी सूट इंजंक्शन चलो कल ही करेंगे, है कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि, और कल आंसर राइटिंग भी करेंगे। क्वेश्चन पढ़ के आना जो क्वेश्चन है।